नमस्कार। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। इतिहास लिखने के लिए पहले जितने भी स्रोत होते हैं उनसे सामग्री जुटानी पड़ती है और उसके प्रमाण लेने पड़ते हैं। ऐसे मन से इतिहास नहीं लिखा जाता। जब तक उसका प्रमाण नहीं होता है तब तक ये इतिहास नहीं लिखा जाता। इसलिए इतिहास को एक विज्ञान का विषय भी मान सकते हैं, क्योंकि विज्ञान भी एक प्रमाणित विषय है और ये भी एक प्रमाणित विषय है। जब तक प्रमाण सबूत इसके नहीं होते तब तक इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहासकार के लिए कहा जाता है ना मूलम लिख्यते किंचिते, बिना आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। इसलिए इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोतों से इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और इतिहास लिखा जा सकता है, उसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। तो इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह अध्ययन की दृष्टि से सही रहेगा कि जब किसी विषय को अपन बांट के पढ़ते हैं, विभाजित करके पढ़ते हैं, तो उसमें आसानी हो जाती है। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं उसको दो भागों में विभाजित करेंगे। पहले पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक, पुरा प्लस तत्व से मिलकर बना है ये शब्द। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, तत्व यानी प्राचीन जो भी अवशेष हैं वो पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। और साहित्यिक स्रोत में जो भी लिखित लिपिबद्ध जो सामग्री है वो आएगी साहित्यिक स्रोत में। अब पुरातात्विक स्रोत को भी 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो हैं उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं और मोहरें, स्मारक, मंदिर व मूर्तियां और शैल चित्रकला। उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। जब जमीन में, भूमि में खुदाई करने से जो अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं वो उत्खनन से प्राप्त अवशेष में आते हैं। अभिलेख, लिखे गए जो अवशेष हैं, लिखे गए जो भी प्रमाण हैं वो अभिलेख में आते हैं। तो अभिलेख को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्ति अभिलेख और ताम्रपत्र अभिलेख। नाम से पता चल रहा होगा, शिलालेख जो शिलाओं के ऊपर लिखा हुआ मिला है वो शिलालेख। स्तंभलेख जो खंबे के ऊपर लिखा हुआ मटेरियल मिला है वो स्तंभलेख। गुहालेख, गुफाओं की छतों के ऊपर जो अभिलेख लिखे गए हैं वो गुहालेख। कई मूर्तियों के ऊपर भी अभिलेख लिखे गए हैं तो मूर्ति अभिलेख में आएगा। और ताम्रपत्र अभिलेख, तांबे के जो पत्र होते हैं उनके ऊपर जो अभिलेख लिखे गए वो ताम्रपत्र अभिलेख में आते हैं। तो अभिलेख को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख और ताम्रपत्र अभिलेख। सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो अशोक के मिले हैं और अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेख भी मिले हैं, स्तंभलेख भी मिले हैं और गुहालेख भी मिले हैं। इसके बाद है सिक्के, मुद्राएं और मोहरें। प्राचीन काल के सिक्के, मुद्राएं और मोहरें जो प्राप्त होती हैं उनमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय के राजाओं के नाम मिलते हैं, सन मिलती है, तो उससे भी जानकारी प्राप्त होती है कि ये कितना प्राचीन सिक्का है, किसके समय का है, कैसे सिक्के चलते थे, कैसी मुद्राएं चलती थी। उसके बाद है स्मारक। प्राचीन जो स्मारक हैं उनको देखकर भी इतिहास के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि उस समय कैसी बनावट होती थी, कैसा
कलाकृति होती थी, किस प्रकार से बनाया जाता था, तो उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर और मूर्तियां, जब प्राचीन समय की मंदिर और मूर्तियां प्राप्त होती हैं तो उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है कि उस समय लोग कैसे मंदिर बनाते थे, किस प्रकार की मूर्तियां बनाते थे, नास्तिक थे, आस्तिक थे, जो मंदिर थे उनमें मूर्तियां थी कि नहीं थी, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शैल चित्रकला, शैल चित्रकला, चित्रकला यानी कि गुफाओं के अंदर जो दीवारें होती थी, जो दीवारें उनके ऊपर चित्र बनाए जाते थे, तो वो शैल चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। भीमबेटका और पंचमढ़ी की जो शैल चित्रकला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से पुरातात्विक स्रोतों को 6 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं मुख्य रूप से, एक तो धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य, धर्म से संबंधित जो भी साहित्य है वो धार्मिक साहित्य में आएगा, और बाकी जो शेष बच गया साहित्य वो धर्मेतर साहित्य में शामिल किया जाएगा। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, आरण्यक पढ़ेंगे। ये सभी किसमें पढ़ा जाएगा? ब्राह्मण साहित्य में पढ़ा जाएगा। बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी साहित्य है वो बौद्ध साहित्य में पढ़ेंगे, और इसकी जो भाषा है मुख्य रूप से पाली भाषा होती है। कुछ ग्रंथ हैं जो संस्कृत में भी लिखे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और इनमें से जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं जैसे त्रिपिटक, मिलिंद-पनो, दीपवंश, महावंश, ललित विस्तार, ये सभी जो ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म के हैं और इनको बौद्ध साहित्य में शामिल किया जाता है। जैन साहित्य, जैन साहित्य में जैन धर्म से संबंधित जितना भी साहित्य है उसको जैन साहित्य में रखा गया है, और जैन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है आगम। क्या है? आगम। उसके बाद है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त जितना भी साहित्य है वो धर्मेतर साहित्य में आएगा, और इसको हम 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है भारतीय साहित्य, दूसरा है विदेशी साहित्य और तीसरा है वंशावलियां। भारतीय साहित्य को भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। भारतीय साहित्य, भारत का जितना भी साहित्य है उसको इसमें रखेंगे। भारत के अलावा जो अन्य देशों का जो साहित्य है उसको विदेशी साहित्य में रखेंगे। वंशावलियां, जो लोक इतिहासकारों के द्वारा जो लिखा गया उसको वंशावली में शामिल किया जाएगा। भारतीय साहित्य को भी 3 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। अलग अलग प्रकार का साहित्य है भारत में लिखा गया, वो लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, विशुद्ध साहित्य। फिर विशुद्ध साहित्य को भी 4 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। काव्य, नाटक, कथा और नीति शास्त्र। तो ये 4 भाग हो गए इसके। अब है विदेशी साहित्य। अब कौन कौन से विदेशी थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा? तभी तो भारतीय इतिहास की जानकारी देंगे वो। तो भारत के बारे में कौन कौन से विदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने लिखा? वो थे यूनानी इतिहासकार जिन्होंने यूनानी साहित्य लिखा, चीनी इतिहासकार जिन्होंने चीनी साहित्य लिखा, मुस्लिम इतिहासकार जिन्होंने मुस्लिम साहित्य लिखा, और तिब्बती इतिहासकार जिन्होंने तिब्बती साहित्य लिखा। तो इनका एक एक करके अध्ययन किया जाएगा। पहले अपने को यही याद रखना है कि क्या क्या किसमें शामिल किया जा रहा है, और उसके बाद में है वंशावलियां। वंशावलियां जो वंश की जो श्रृंखला लिखी जाती है, जैसे भाट है, बड़वा है,
ये जो भी हैं, जो किसी वंश या जाति का पीढ़ी दर पीढ़ी रिकॉर्ड रखते हैं, क्या करते हैं, कितने सदस्य हैं उसके परिवार में, उसके कितने पुत्र हैं, कितने पौत्र हैं, कितनी पौत्रियां हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है वंशावलियों में। और इन वंशावलियों के जो लेखक होते हैं उनको लोक इतिहासकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को विभाजित करके जब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आसानी रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी, याद करने में भी आसानी रहेगी, रटना नहीं पड़ेगा। और जब एक बार समझकर ये फ्लो चार्ट बना लेंगे तो उसके बाद में क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन करेंगे और आगे के जो टॉपिक होंगे उसमें एक एक करके एक एक टॉपिक लेंगे। अगले वीडियो में एक एक टॉपिक से इसका अध्ययन करेंगे। तो आप पहले तो इसको एक बार जो फ्लो चार्ट मैंने बताया है इसको अच्छी तरह से याद करो, रटो मत, इसको समझो कि किस प्रकार से किसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जब समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे याद हो जाएगा और जब हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो ये अपने आप पूरा का पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। धन्यवाद।